नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा सत्य यही है, जो तन और मन से रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। शरीर के साथ मन में भी रोग नहीं होने चाहिए। मन भी शांत और तंदुरुस्त रहना चाहिए। मन में आने वाले विचार सबका भला करे ऐसे ही होने चाहिए। लोगों को हैरान करे, लोगों को लूट ले, ऐसी मानसिकता वाले लोग भले शरीर से तंदुरुस्त हो लेकिन वो भी समाज के लिए दूषण है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जीवन आरोग्यमय रहे, इसके लिए आपको 5 प्रतिज्ञा हर रोज करनी चाहिए कि रोज सुबह में योग एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करूंगा तो उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। तीसरा, रोज हरी कच्ची पत्तियां चटनी या जूस के रूप में खाऊंगा, आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। मेहनत नहीं करता हूँ तो चावल और गेहूं की जगह लिटिल मिलेट खाऊंगा। और डेयरी प्रोडक्ट में दही ही खाऊंगा, चाय या दूध जैसी चीजें बंद करूंगा। मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा और व्यसन करके और बीमार रह के मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 बातें, 5 प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी चाहिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर हूँ। हम यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति से शरीर के बीमारी कैसे ठीक करते हैं उसके ऊपर बातें करते रहते हैं। ग्रीन डॉक्टर इसीलिए कहता हूँ कि हरी पत्तियां का महत्व मैं यहाँ समझाता हूँ। हम यहाँ लेक्चर सीरीज चलाते हैं। ये आज तीसरे दिन का जो लेक्चर सीरीज है वो इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम खुराक क्यों खाते हैं, तो कई लोग का जवाब अलग अलग होता है। कोई बोलता है खाने में आनंद आता है, कई लोग खाने के लिए जीते हैं, कई लोग जीने के लिए खाते हैं। कोई लोग बोलते हैं काम करने की शक्ति के लिए भोजन खाते हैं, कोई बोलता है शरीर के विकास के लिए भोजन करते हैं, और कई बोलेंगे में मेंटेनेंस के लिए भी खुराक हम खाते हैं। तो ये सब बातें सही है, सबका अपना अपना सोच है, वो गलत नहीं है। सारे कारण सही है कि भी क्यों हम खुराक खाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो 20 साल तक उसका शरीर का ग्रोथ करना है, तो उनके लिए खुराक ग्रोथ के लिए भी है, ताकत के लिए भी है और मेंटेनेंस के लिए भी है। अच्छा, 20 साल से बड़े लोग जो है उनको शरीर को बड़ा नहीं करना है, लेकिन मेहनत करने के लिए शक्ति चाहिए और मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये खुराक खाने के हमारी आ, आ, पीछे ये कारण है। खुराक शरीर में जाके क्या होता है, तो पहले स्टमक में जाता है, वहां से छोटी आंत में, छोटी आंत में से पाचन होता है, पाचन हुआ खुराक खून में जाता है और नहीं पचता है वो खुराक आंतों में आगे निकलता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और मल के रूप में बाहर निकलता है। पचा हुआ खुराक का क्या होता है, तो जो खून में चला गया, ये जो शरीर में गया वो बच्चे हो गए तो बॉडी के बिल्डिंग में खर्च हो जाएगा। मेहनत करते हैं तो काम करने की शक्ति में खर्च हो जाएगा, और शरीर जब काम करता है तो मेंटेनेंस भी मांगता है, तो थोड़ा खुराक मेंटेनेंस में चला जाता है। जो खुराक नहीं विकास में लगता है, नहीं मजदूरी में इस्तेमाल होता है, नहीं मेंटेनेंस में इस्तेमाल होता है, वो खुराक बाद में कचरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो खून के अंदर, और शरीर, हमारा शरीर का सारा खून 24 घंटा घूमता रहता है, तो वो खून में कचरा बढ़ता है और शरीर के ऑर्गन में कचरा बढ़ने लगता है। तो एक कचरा, शरीर का जो खुराक इस्तेमाल नहीं हुआ कचरा हो गया, तो वो क्या करता है, तो शरीर में जो खून में और ऑर्गन में कचरा हो जाता है वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से बीमारियां लाता है। जो खुराक ज्यादा पका हुआ है यानी कि सड़ने लगता है, वो खुराक कफ, वायु और जैसे वायरस बढ़ाने वाले समस्याएं लाता है। पकाया खुराक जो है वो शरीर में वायरस जन्य बीमारियां लाता है।
चर्बी युक्त खुराक का जो कचरा होता है वो शरीर में वजन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज करता है। अंगों में इकट्ठा हुआ कचरा भी जैसा कचरा वैसा रोग। मान लो क्षार युक्त कचरा है तो आपकी किडनी में स्टोन करता है और आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी लाता है। पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा होता है तो डायबिटीज करता है। थायराइड में कचरा होता है तो थायराइड की बीमारी आती है। लीवर में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है। लीवर में दो प्रकार का कचरा होता है, एक चर्बी युक्त, दूसरा क्षार युक्त। दोनों लीवर के अंदर कचरा इकट्ठा होता है, लीवर की कैपेसिटी खलास हो जाती है, रिचार्जिंग कैपेसिटी उसकी खलास हो जाती है। तो ये दो प्रकार का कचरा लीवर में इकट्ठा होता है और ऐसी बीमारी आती है। तो शरीर में कचरा इकट्ठा होने में पहले तो कब्जियत होती है। कब्जियत क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के 3 कारण है। पहले तो मानसिकता गलत है, हम ऐसा सोच के जीते हैं खाओ 3 बार 5 बार निकालो 1 बार। तो हमारा शरीर जो है उसको हमारा मन काम करने नहीं देता है। शरीर को मन बोलता है कि तुमको एक ही बार मल निकालने का, लेकिन भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सबको नियम दिया है खाओ इतनी बार निकालो। हम भी जब जन्म लेते हैं छोटे बच्चे के तौर पे, माँ का दूध जितनी बार छोटा बच्चा पीता है उतनी बार पोटी करता है। तो ये नियम के साथ जन्म लेता है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता है घर वाले सिखाते हैं खाओ 5 बार निकालो 1 बार। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, चबा चबा के खाने की आदत नहीं है। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी चबा के खाते हैं, जुगाली कर करके खाते हैं। मनुष्य के भी चबा के खाता है, लेकिन जो लोग चबा के खाते नहीं है उनके शरीर में आंतों में बिना चबाया खुराक फंसता है और फिर कॉन्स्टिपेशन होता है और बीमारी आती है। और तीसरा कारण है पकाया भारी खुराक। वजन वाला खुराक जब पका के खाते हो और तीनों टाइम खाते हो तो ये वजन वाला खुराक भी आंतों में जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता है, पाचन जल्दी नहीं होता है और वो पकाया भारी खुराक लंबा समय आंतों में रुकता है तो वो भी शरीर में कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ये वजन वाली चीजें पकाई खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो ये 3 गलतियों है, उसको सुधार लीजिए। पहले तो मानसिकता बदल दीजिए, खाओ 3 बार तो 3 बार टॉयलेट होना चाहिए, कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। तो 2 बार खाओ 2 बार निकालो। चबा चबा के खाने की आदत डालो, आधे से ज्यादा रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। और पकाया भारी खुराक, वजन वाला खुराक, अनाज जैसे वो मजदूरों के लिए है, तो शहर में रहने वाले और बीमार लोगों को अनाज कम कर लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिपेशन के कारण है। अच्छा, जब हम तीनों टाइम पकाया खुराक खाते हैं तो फिर और वजन वाला खुराक खाते हैं तो जब बाहर निकलता है, लंबे समय पे बाहर निकलता है तो हमारा मल गंदा होके निकलता है। हमको देखने के लिए हम राजी नहीं होते हैं। गांव में रहने वाली गाय भैंस पालने वाली बहनें हर रोज गोबर इकट्ठा करती है। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। वो जब गोबर इकट्ठा करती है तो हाथ में क्लोज नहीं पहनती है, हाथ में हाथ मोजा नहीं पहनती है। हाँ, खुले हाथ गोबर इकट्ठा करती है, पकड़ती है, तगाड़ा भरती है, माथे पे रखती है और गांव के बाहर गड्ढे में डालने जाती है। ये बहन को बोलो कि सुबह में आप ये गोबर इकट्ठा करती हो गाय भैंस का, उसको छोड़ो, आप ये रोड पे झोपड़पट्टी वालों की टट्टी पोटी इकट्ठा करनी है, करेगी क्या? नहीं करेगी। अच्छा, वो पराये लोगों की तो कोई नहीं करे, अपने कुटुंब वालों की करेगी क्या? तो वो भी नहीं करेगी। अरे पराये की छोड़ो, अपनी खुद की पोटी, खुद का गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। पराये गाय भैंस का गोबर हाथ में पकड़ने का, माथे पे रखने के लिए तैयार है और खुद का देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों? दूसरा, गांव के गाय भैंस का गोबर तो आकार बंद होता है, हाथ में पकड़ के तगाड़ा भरो ऐसा होता है। यह चित्र में दिख रहा है, सेफ साइज में होता है। अच्छा, शहर में रहने वाली गाय भैंस का गोबर देखा आपने? आकारी नहीं होता है, रबड़ी होता है, बास मारता है, गंदा होता है। क्यों? क्योंकि गांव वाली गाय भैंस हरी पत्ती या कच्चा सूखा घास खाती है, पका के नहीं खाता है। उसके लिए उसका गोबर हाथ में पकड़ने लायक होता है।
और शहर में रहने वाली गाय क्या खाती है? मनुष्य लोगों ने जो पकाया हुआ खुराक बनाया है उसका बचा हुआ कूड़ा कचरा खाता है। शहर की गायों का गोबर और मनुष्य के गोबर में कोई अंतर नहीं है। बस जितनी गंदगी शरीर में ज्यादा, जितना गोबर गंदा इतनी बीमारियां ज्यादा। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो मरोगे, बीमारी आएगी आएगी और आएगी। तो इससे बचने के लिए भी आपको ध्यान रखना है। तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है, आधा से कम पकाया खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना चाहिए। अच्छा, चबा चबा के खाना जरूरी है। ये धरती पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे नेता हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, उनको अपना शरीर ठीक रखना है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए 3 कर्म होते हैं। ये 3 में से एक को समय देना कंपलसरी है। पहला, चबा चबा के खाने का समय देना पड़ेगा। जिसके पास चबा के खाने का टाइम नहीं है, उसको अपना शरीर ठीक रखना है तो योगा, एक्सरसाइज, कसरत करनी पड़ेगी। कोई बोले मुझे तो चबा के खाने का टाइम नहीं है, हाँ, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर को तो टाइम देना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। कोई बोले मुझे तो चबा के खाना भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, योगा भी नहीं करना है और डॉक्टर के पास भी जाना नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्मशान में। हाँ? भगवान उसको मार देगा बीमारी लाके। तो ये 3 में से एक को समय देना कंपलसरी है। तो हमने ऐसा देखा है कि जो लोग चबा के खाते हैं वो ज्यादातर बीमार ही नहीं पड़ते हैं, और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपके अड़ोस पड़ोस में। हाँ, आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढ लेना है जिसकी उम्र 80 से ज्यादा हो, 80, 85, 90, 100 साल के हो और एक भी शरीर में रोग ना हो। ऐसे लोग ढूंढ लीजिए, उनकी खाने की आदत चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो धीरे धीरे चबा के ही खाते मिलेंगे। तभी वो 80, 90, 100 साल तक पहुंचे हैं बीमारी बिना रोग से। तो ये कुदरत का नियम है, जो चबा के खाएंगे उसको बीमारी नहीं आएगी। हाँ? तो ये सिखाना जरूरी है, बच्चों को सिखाना जरूरी है। हाँ, सबको। ऐसा नहीं है कि वो बीमार है वही चबा के खाए, जो नहीं है वो भी बीमार नहीं पड़ेगा। चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। आपको जो भी मुंह में खाना है उसको थोड़ा ही मुंह में रखो, उसको इतना चबाओ खुराक को कि खुराक की क्वांटिटी जितनी है उतनी मुंह की लार इसमें मिक्स हो जाए और प्रवाही हो जाए, फिर उसको निगल जाओ, पी जाओ। खाओ मत, खुराक को खाओ मत, पियो। और पीने के लिए चबा चबा के रस करना पड़ेगा। ये करोगे तो जीवन भर बीमार ही नहीं पड़ोगे। शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए योग शास्त्र ने षटकर्म दिए हैं: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली क्रिया। नौली क्रिया तो मैं आपको बताता हूँ हर रोज, पेट घुमाने का। तो ये योग शास्त्र ने षटकर्म अलग अलग स्पेयर पार्ट शरीर के जो है उसमें से कचरा निकालने के लिए दिया है। नीति है किसके लिए? तो ये नाक के अंदर जो कचरा इकट्ठा होता है उसको समयांतर पे साफ करने के लिए। नीति भी 2 प्रकार की होती है, जल नीति होती है, दूसरा सूत्र नीति। सूत्र नीति में यहाँ से रबर नीति या तो कॉटन की थ्रेड, डोरा, धागा अंदर डालना है और मुंह में से बाहर निकाल के ऐसे साफ करना है। जल नीति में यहाँ से पानी डालना है और यहाँ से बाहर निकालना है, ऐसे करके चित्र में दिख रहे हैं ऐसे। धोती में कपड़ा खा जाना है, पेट में भरना है और फिर वापस निकालना है। तो इसके साथ कफ या पित्त चिपक के बाहर निकल जाएगा, स्टमक को साफ करने के लिए है। बस्ती में एनिमा हम हर रोज आपको बताते हैं, बोलते रहते हैं, तो ये बस्ती क्रिया है। कपालभाति यानी कि फूंक लगाना, तो ये शरीर की सफाई ही है। हाँ, फेफड़े साफ हो जाएंगे, आंतों के अंदर जो भी कचरा है वो आगे धक्का लगेगा और फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा। त्राटक आंखों की सफाई के लिए आपको कोई एक बिंदु पे आंख को मटका भी नहीं मारना है और ऐसे खुले आंख रख के उसके सामने देखते रहना है तब तक जब तक आपकी आंखों में से पानी ना आ जाए। तो ये त्राटक करने से भी आंखों के नंबर और दूसरे समस्याओं से बाहर आ जाते हो। और नोली क्रिया, पेट को गोल घुमाना, ये भी एक प्रकार की सफाई की क्रिया है। ठीक है, तो योग शास्त्र ने सारी सिस्टम में बताई है, इसमें से हम सबसे ज्यादा एनिमा का प्रयोग करवाते हैं लोगों को। कपालभाति भी मैं बोलता हूँ, आप करो, अच्छा ही है। तो ये बस्ती एनिमा 2 प्रकार की होती है, एक स्थल बस्ती और दूसरी जल बस्ती।
हम एनिमा का डब्बा का प्रयोग करें तो वो स्थल बस्ती है, और जल बस्ती में क्या होता है, डब्बा नहीं है जिसके पास, उसको क्या करना है, पहले के जमाने में प्लास्टिक के और मेटल बेटल नहीं थे, हाँ, मेटल के डब्बे या कुछ ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी, तो उस टाइम योगी लोग क्या करते थे कि तालाब या जो नदी होती है उसके अंदर चले जाते, फिर वह पानी में बैठ जाते और अपने मूल बंद को ऊपर नीचे करते और पानी हाथों में भरते, फिर तालाब में से बाहर निकल के जंगल में जाके वहां जाके पूरा पानी निकाल देते। तो इसी तरह वो लोग अपनी आंतों की सफाई करते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस होती है, ये भी एक नसीब वाले को ही आता है ये सब। ये तो सब हम भूल गए, अंग्रेजों ने सारा भुलवा दिया हमारी पुरानी संस्कृति को, और अभी देसी अंग्रेजी भी लग के बैठ गए हैं देश पे। हाँ, तो देसी अंग्रेजी, जो अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं वो बड़े अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, तो ये भारत देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। चीन वाले अपने बच्चों को चीनी में ही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जापान वाले जापानी भाषा में ही पढ़ाते हैं, जर्मन वाले जर्मन भाषा में ही पढ़ाते हैं, फ्रेंच वाले फ्रेंच में ही पढ़ाते हैं, वो सब आगे है अपनी भाषा को। और हमारे हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी को पकड़ करके रखी है, अपनी भाषा में सिखाते ही नहीं है, अंग्रेजी बोले वही बड़ा अधिकारी हो जाए, फिर वो करे वो सही। तो ये मानसिकता की गुलामी अभी नहीं में से हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो ये बस्ती, जल बस्ती कैसे करते हैं, देखो ये बच्चा कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो पानी भरता है हाथों में, फिर ऊंचा होके बाहर निकालता है, देखिए ये निकाला, देखो ये दोबारा ये निकाला, देखो पीछे वाला भाई तो हंस हंस के लोट हो गया है, देखो ये निकाला, ये निकाला। ये बच्चे को पता नहीं है कि पानी वही का वही नहीं निकलना चाहिए, वो बाहर जाके निकलना चाहिए, लेकिन ये तो गंदा ही पानी है। ये गांव के बच्चे ये सब कुछ सीख लेते हैं, शहर वाले को पता भी नहीं चलता है तो ऐसा कुछ हो सकता है, डॉक्टर को भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये जल बस्ती, भले आप ये नहीं कर पाओ, लेकिन एनिमल के तो भी शरीर को साफ करना सीख लो। तो आंतों की सफाई के लिए सबसे उत्तम है बस्ती, एनिमा। वो 3 प्रकार के होते हैं, एक डब्बा होता है, दूसरा पंप होता है, और तीसरा डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट भी होता है। तो हमारे पास ये तीनों इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। हाँ, उसको लेने का तरीका भी है कि आपको डॉगी पोज करना है, चित्र में दिख रहा है ना, माथा नीचे रखना है, पीछे वाला ऊंचा हिस्सा रखो और पानी अंदर डालो, तो ये आपकी बड़ी आंत में पूरी जगह पानी पहुंच जाएगा, और जब निकाल दोगे तो पूरी आंत साफ हो जाएगी। तो एनिमा सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये हमारे तीसरे दिन के लेक्चर में सारे टॉपिक थे। आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है बीमारी के साथ जुड़ी हुई। बीमारी तभी आती है जब आप बिना चबाया खुराक खाते हो, तीनों टाइम पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाते हो, और जरूरत से ज्यादा खाते हो, तब शरीर में कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है और बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है, चबा चबा के खाओगे और थोड़ा कच्चा खुराक खाते रहोगे तो पोषक तत्व मिलते रहेंगे, बीमारी आएगी नहीं। बीमारी जाती है शरीर में से कचरा निकालने से और पोषक तत्व दे देने से। बीमारी से बचने के लिए शरीर को साफ करते रहो, एनिमा लेते रहो, हफ्ते में उपवास किया करो, शरीर में कचरा निकालते रहो और कच्चा खाते रहो, पोषक तत्व मिलता रहेगा। और बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये 5 बातें आरोग्य के साथ जुड़ी हुई है, वो आपको याद रखनी है। योगाहार कैसे करें, तो सुबह में योगा एक्सरसाइज करो, नहीं करो तो उपवास करो। बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। सुबह में योगा एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको भोजन करना है, नहीं करते हैं तो दोपहर तक उपवास करने के बाद भोजन करना है। तो दोपहर को आपको हरी पत्ती, सब्जी, कच्चा फल, अंकुरित या कंदमूल खाने हैं, या तो पानी में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स।
तो कच्ची दोपहर से शाम तक आपको कच्चे पे रहना है और हरी पत्ती चटनी या तो जूस के रूप में खानी है। जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। जो लोग को कफ प्रकृति है वो मीठे ज्यादा पके हुए फल न खाए। जिसको एसिडिटी है वो खट्टे और तीखे चीजें कम खाए। नमक और गरम मसाले का मर्यादित प्रयोग करें। शाम को एक बार पकाया खाना है, लेकिन इसमें ध्यान रहे बीमार है वो लोग अनाज छोड़ दे, इसकी जगह लिटिल मिलेट खाए। रेगुलर जो बीमार नहीं है उसको भी ऐसा ही खाना चाहिए। मजदूर लोगों के लिए चावल, गेहूं और मकई दाना है, और जो शहर में रहते हैं उनके लिए छोटे दाने हैं जो महंगे हैं। जो बड़े दाने वाले अनाज है वो सस्ते हैं और मजदूरों के लिए है। और दूध और चाय कॉफी की जगह आपको खाना ही है तो देसी गाय का दूध का बनाया हुआ दही खा सकते हो हफ्ते में 2-3 बार, हर रोज नहीं खाना है। और दवाई या जरूरत के हिसाब से चेक करवा करवा के कम करना है। तो ये पूरा एनडीएस का योगाहार का पूरा दैनिक दिनचर्या है। आहार का इंजीनियरिंग मतलब योगाहार। कुदरत के नियमों को समझाने का हमारा प्रयत्न है। योगाहार में 3 बातें हैं: शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी। तो ये पूरा चार्ट है वो आहार का इंजीनियरिंग दिखाता है। आपके शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, कहाँ किस तरह का खुराक होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, कब देना चाहिए, खुराक में क्या क्या शामिल होना चाहिए, और आप जो स्वाद खाओगे वो भी शरीर में क्या करता है पूरा चित्र में दिखाया है। ये चित्र का शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, और इससे ही आपको पता चलेगा कि इतने टॉपिक मेरे शरीर को लागू होते हैं। आपको सारे टॉपिक को डिटेल में समझना है तो हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए, वहां प्लेलिस्ट है पूरा योगाहार का कोर्स, वो एक एक वीडियो देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए एनिमा के डब्बे के एनिमा के 3 इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के हैं। इसके अलावा मल शुद्धि पाउडर भी आता है, वो आप ले सकते हो। वो चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे शाहीबाग, अहमदाबाद और गांधीनगर में सेंटर है, वहां हम तद्दन फ्री निशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार की दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल अगले नंबर वाला लेक्चर की सीरीज वाला देखेंगे, इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था। तब तक नमस्कार।